हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूसेस। पिछली क्लासेस में आपके साथ बात हुई थी लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने फिर जाना था थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था हमारे रे डायग्राम्स के ऊपर। रे डायग्राम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि यार ये समझ नहीं आ रहे, इनको याद कैसे किया जाए, बिकॉज हमारी अप्रोच रॉन्ग है। हम लोग क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली रटना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सी एडवाइस की थी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। और समझना बहुत आसान था। उनके अंदर एक फ्लो आपको समझाया गया था कि कैसे कैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हैं, और उसकी इमेज का भी एक फ्लो है। ऐसे ही कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर, देयर इज अ फ्लो। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आ रहे हैं, आपकी इमेज दूर जाती जा रही है, एंड इन द सेम टाइम आपकी इमेज का साइज भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पे मेरा पोल है और मेरा फोकस है। पोल के बारे में बताया मैंने आपको, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर होता है या जो मेरा मिरर होता है उसके सेंटर को पोल बोलते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये जो हमारी इसकी 3 एप्लीकेशन है जहां पे आप इसको यूज कर रहे हो, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर। अब डेंटिस्ट भी क्या करता है, वो हमारे जब कोई भी किसी भी टूथ को ऑपरेट करता है तो उसके लिए ऑपरेट करना इजी कब होगा, जब हमारे टूथ की जो इमेज है वो बड़ी हो जाए। भैया दांत तो बड़ा नहीं हो सकता, तो वो उसकी इमेज को बड़ा करता है। कैसे करता है आपसे डिस्कशन किया जाएगा। इसी तरह से शेविंग मिरर और इसी तरह से मेकअप मिरर। जब आपको अपने फेस की एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी तो आपके लिए इजी होगा टू रिमूव दी हेयर और एज वेल एज टू अप्लाई दी मेकअप वेरी स्मूथली। चलिए देखते हैं उसमें होता क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे आप मेकअप कर रहे हो या कोई शेविंग कर रहा हो या डेंटिस्ट का केस है, उन तीनों केसेस में वो मिरर बहुत क्लोजली प्लेस्ड होता है। और ये रहा उसका रे डायग्राम। ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, फोकस और आपके पी के बीच में। अब जो ये ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पी के बीच में रखा हुआ होगा तो आपको उसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी और एनलार्ज इमेज मिलेगी। ऐसा ही होता है। कनकेव मिरर के ज्यादातर हमने यूजेस क्या पढ़े हैं कि ये कैसे बिहेव करता है, कि भैया ज्यादातर ये रियल इमेज बनाता है, बट इस केस में ये क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब डेंटिस्ट हमारी जो टूथ को जब ऑपरेट कर रहा होता है तो उसको हमारे मिरर के पीछे एक बड़ी इमेज दिखती है। तो क्योंकि वहां पर स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और ये यहां पे शो भी हो रहा है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो यू विल गेट एन एनलार्ज्ड इमेज बिहाइंड द मिरर, और अगर मिरर के पीछे हुई इमेज तो उसे क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो जो इसके 3 यूजेस हैं ये इस रे डायग्राम से जस्टिफाई हो जाते हैं कि आप इसको ऐसा यूज कर सकते हो जहां भी आपको वर्चुअल इमेज की जरूरत हो और आपकी इमेज बड़ी बननी हो। ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट 2 यूजेस ये है जी कि आप इसको यूज करते हो इन सोलार फर्नेसेस, आप इसको यूज करते हो इन टॉर्च, कार की हेडलाइट, इन सब में एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है इसको। अच्छा ये कैसे हुआ, इसको भी आप रे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। आपका एक केस था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कोई भी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट उसको अगर फोकस पे रखा जाए तो क्या होगा, उसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल। तो ये किस किस के लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, इन टॉर्च एज अ रिफ्लेक्टर। मतलब जो हमारी टॉर्च होती है, लेट सपोज कीजिए ये मेरी इस तरह से टॉर्च है, इस टॉर्च के अंदर ऐसे रिफ्लेक्टर होता है और यहां पे आपका बल्ब होता है। हमारी बल्ब में से जो भी रेज निकलती हैं वो सारी की सारी पैरेलल होके क्या जाती हैं, इस तरह से टॉर्च के बाहर निकलती हैं। तो उसके लिए आप कौन सा केस यूज कर रहे हो, दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दी फोकस। फोकस पे आपने क्या रखा हुआ है, बल्ब को रखा हुआ है जनरली। ठीक है। अच्छा जो ये वाला केस है इन सोलार फर्नेसेस, ये इसका जस्ट अपोजिट है। आपको याद है हमने पहला केस किया था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो उसमें क्या होगा, आपका सन क्या है, किसी भी मिरर से कितना बड़ा मिरर हो, जितना मर्जी बड़ा मिरर आप बना लो, सन बहुत दूर है। सन से आने वाली रेज को हम क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। और जब वो सभी की सभी पैरेलल रेज आपके कनकेव मिरर पे पड़ेंगी तो वो फोकस कहां पे होंगी, दे विल मीट एट दी फोकस। और वहां पर आप इसको क्या यूज कर सकते हो, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो उसके केस में कहां पे यूज होगा, इन सोलार फर्नेसेस। ठीक है। ताकि हमारी बहुत सारी रेज को, 1000 लाख मिलियंस ऑफ रेज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सको। आपका सोलर कुकर, उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशन यही है। ठीक है। तो आई होप आपको यूजेस ऑफ कनकेव मिरर समझ में आए होंगे। यूजेस के लिए मैंने आपको समझाया कि इनको अच्छे से याद रखने के लिए आप रे डायग्राम्स की हेल्प लीजिए। मैंने उनसे रेड डायग्राम्स ड्रॉ भी किए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ
कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेस थोड़े से कम हैं क्योंकि इसके रे डायग्राम भी दो ही थे। एक रे डायग्राम तो इसका था कि इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से रेज आई और वो कहां पे मीट हुई, फोकस पे मीट हुई। फोकस पे मीट होने से क्या हुआ, वो एक पॉइंट साइज्ड इमेज बनाती हैं, तो उसका कोई प्रैक्टिकल खास यूज नहीं होता। इसका जो सेकंड केस है, जो कि एक यूनिवर्सल केस है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो अदर देन इन्फिनिटी, क्या मतलब था उसका कि भैया ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल के आएंगी वो सारी पैरेलल नहीं होंगी विद रिस्पेक्ट टू आपका कन्वेक्स मिरर, दे विल बी एंगल्ड। तो उसके केस में क्या होता है, आपकी इमेज क्या बनती है, छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो उस केस में आप इसको दो जगह यूज कर सकते हो। तो जो उसका सेकंड वाला रे डायग्राम है उसके बेसिस पे इसके यूज होते हैं। सबसे पहला एज अ रियर व्यू मिरर। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ये आपका वार्निंग के लिए भी यूज होता है, एज अ वार्निंग। वार्निंग के लिए कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं रियर व्यू मिरर। क्या होता है जी रियर व्यू मिरर? कौन सा होता है? आपकी कार है या आपकी बाइक है, कोई भी आपका व्हीकल है, उसमें जो आपके साइड मिरर्स होते हैं और जो बीच का मिरर होता है जिसमें आप पीछे देखते हो, रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू, उसके लिए आप जो मिरर यूज करते हो वो आपका क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। पीछे इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह पे एक उबर ड्राइवर बड़ा ट्रोल हुआ था। उस भाई ने क्या किया था, कोई मार मुर के चला गया होगा उसकी गाड़ी को, उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया, तो उसने क्या किया, घर का प्लेन मिरर लगा के वहां पर लगा दिया। हालांकि इट वोंट सॉल्व द पर्पस, बट चलो फिर भी अंदाजे के लिए ठीक है कि पीछे क्या आ रहा है। मैं वही बताऊंगा कि आपको कि इसमें आप प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। फिलहाल ये समझेंगे कि आप क्या यूज करते हैं वहां पर, कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। तो देखिए जी, रे डायग्राम जो है उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये आपका बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है सेकंड केस क्या है, एक यूनिवर्सल केस है, कहीं भी रख लो, पास रख लो, दूर रख लो, इन्फिनिटी पे ना रखो, इमेज छोटी बनेगी। अब आपको लगेगा सर इमेज तो छोटी बन रही है, ये तो कोई फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ आपके लिए, बट ये फेवरेबल है। कैसे है? देखिए, आप कार में बैठे हैं, आपका शीशा आप उसमें देख रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ ट्रक का टायर दिखे, या आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा ट्रक दिखे? जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आपको पूरे का पूरा ट्रक दिखे, उसी से आपको अंदाजा लगेगा। तो यहीं पर तो ये मिरर अपना जादू दिखाता है। ये क्या करता है, आपका बड़ा ऑब्जेक्ट जो होगा उसको क्या कर देगा, उसकी इमेज को छोटा कर देगा। आ रही बात समझ? जरा सोचिए, अगर आप वहां पे प्लेन मिरर यूज कर लें एज अ रियर व्यू मिरर, तो जो जितना आपके प्लेन मिरर का साइज होगा उसमें जितना वो एकोमोडेट कर पाएगा ऑब्जेक्ट को उतना ही कर पाएगा। तो भैया आपको सिर्फ ट्रक की आती हुई हेडलाइट दिखेगी, ट्रक नहीं दिखेगा। बट कन्वेक्स मिरर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को स्क्वीज कर देता है, एक तरह से उसकी इमेज को छोटा कर देता है, तो आपको पूरे का पूरा ट्रक दिखता है। आ रही बात समझ? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज को स्क्वीज कर देता है। एज अ रिजल्ट आपके छोटे से कन्वेक्स मिरर में आप एक बहुत बड़ा व्यू देख सकते हैं, और यही इसके एडवांटेज है। रीजन फॉर यूजिंग इट एज अ रियर व्यू मिरर इज वाइड व्यू एरिया। आपको पीछे का बड़ा सारा एरिया दिखता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, स्क्वीज कर देता है। दूसरा, ये हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। अब भैया अगर मान लो कि आप यहां पर, अगर आपके माइंड में एक ख्याल आए कि सर वर्चुअल तो कनकेव भी बनाता है, आप कनकेव को यूज कर लेते, तो भैया कनकेव वर्चुअल इमेज तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज आ जाएगा, तब आके आपको दिखेगा। बाकी केसेस में वो क्या बनाता है, रियल इमेज। तो भैया एक बंदा आपको स्पेशली हायर करना पड़ेगा जो स्क्रीन लेके बाहर हाथ निकाल के बैठा रहेगा कि हाँ भाई इमेज बन गई, ट्रक आ गया। तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, है कि नहीं? तो इसलिए आप क्या यूज करते हैं, आप चाहेंगे कि इमेज क्या हो, वर्चुअल हो, ताकि स्क्रीन का लफड़ा ही ना हो कोई, आपकी इमेज जो है वो मिरर के अंदर ही बने। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा क्या देगा आपको, एक वर्चुअल इमेज देगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो अच्छा, फिर इसका क्या था, एज अ वार्निंग मिरर होता है ये। वार्निंग मिरर कैसे हुआ, आप शॉपिंग मॉल में जाइए, आप किसी शार्प टर्न पे जाइए, वहां पर ये बड़े बड़े मिरर्स लगाए होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप उसको कह सकते हो कि वो एक ब्लाइंड कर्व होता है। ब्लाइंड कर्व उसे कहा जाएगा कि मान लीजिए ये रोड है और अचानक से उसमें ऐसा टर्न आ जाए, तो इसमें जो पैसेंजर यहां पर है, जो गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए यहां वाली गाड़ी को देखना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। यहां पर काम करेगा आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को आप ऐसे लगा देंगे तो वो क्या करेगा, इसको भी हेल्प करेगा इसको देखने में, और इसको भी हेल्प करेगा इसको देखने में। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो आई होप आपको यूजेस समझ में आए होंगे, और आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि भैया हमारा ये चैप्टर अगर समझना है, सीखना है,
तो आपका रे डायग्राम्स पे अच्छा होल्ड होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपके एमसीक्यूज जो हैं वो न्यूमेरिकल पे भी बनेंगे। आपको क्या दिया जाता है कि आपने रे डायग्राम हमने डिस्कस किए हैं, राइट? तो उसमें वी था, यू था। वी और यू और एफ क्या होता है, एफ से आप पहले भी वाकिफ हैं, वी और यू मैं आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट उसका जो डिस्टेंस होता है बेसिकली उसको वी और यू कहा जाता है। इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बात ये कर लेते हैं कि टॉपिक है किस बारे में। अब देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना, तो यहां पर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो सिर्फ वैल्यू नहीं पुट की जाएगी, साथ साथ में आपका एक साइन पॉजिटिव या नेगेटिव का भी लगाया जाएगा। और ये टॉपिक उसी के बारे में बात कर रहा है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस भी बोल सकते हैं, आपको साइन कन्वेंशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जो ऑब्जेक्ट को का जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेंगे, ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल लिखा है मैंने, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोल कहां पे होता है, मैंने दोनों ही मिरर्स को ड्रॉ किया हुआ है। जनरली ऐसा होता है कि बुक के अंदर आपको एक मिरर दिया होता है, दूसरा मिरर आपको अलग से दिया हुआ होता है। हम यहाँ पे दोनों को कंबाइनली समझेंगे। रे डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, अब आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव, इधर कौन सा है, कन्वेक्स। ठीक है जी, अब हमें इसमें देखना है कि वी और यू को क्या उसके साइन कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये जानिए कि हमने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो गिवन प्लेन होता है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। जहां पर वो मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अगर आपको वो चीज ध्यान है और अगर आप उसको इससे रिलेट कर पाए तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि v को कब पॉजिटिव लेना है, u को कब पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव कब लेना है, f कब पॉजिटिव, f कब नेगेटिव। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये मेरा है कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें 0 जो हमारा इनका ओरिजिन बोल लीजिए या इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। उससे कोई भी वैल्यू आप राइट में मेजर करते हो तो वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। एक्स यहां पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप इसको क्या मान सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस मान सकते हो, और ओ को आप क्या मान सकते हो, पोल मान सकते हो। आप इनको ऐसे सुपर इंपोज कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो पोल आपका क्या रिजेंबल कर रहा है, ओ जो कि ओरिजिन है, और जो इधर वाला पार्ट है वो आपकी एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपकी वो आप एक्स एक्सिस मान लो आप। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वी और यू से। यू क्या है मेरा, यू है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हर डिस्टेंस को कहां से मेजर कीजिएगा, पोल से मेजर कीजिएगा। तो ये रहा मेरा पोल, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे रखा हुआ है। U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। अगर आपके दिमाग में इसको लेके भी कंफ्यूजन है, आप भूल जाते हैं कि किसको U लिया जाए किसको V लिया जाए, तो मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूं। ABCD पढ़ी है आपने, ABCD में क्या होता है, पहले क्या आता है, U और V में से U आएगा, फिर आपका V आएगा। ऐसे ही पहले ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि U पहले आता है ABCD में, ऐसे ही ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, दोनों पॉसिबिलिटीज बताई हैं आपको। कनकेव मिरर में आपकी इमेज रियल भी बनती है और वर्चुअली बनती है। वर्चुअल बनती है इस तरफ, रियल बनती है उस तरफ। तो U की बात की जाए, अगर U को देखा जाए तो पोल से कहां पर है, लेफ्ट में, वहां देखिए। अगर कोई भी चीज ओरिजिन से लेफ्ट में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इन द सेम वे आपका जो U होगा वो हमेशा और हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एज अ स्टैंडर्ड भैया जी इसको ऐसे ही रखा जाता है, U को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो मेजर करोगे तो U की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। चलिए जी बात कर लेते हैं V के बारे में। भैया जी V तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है तो आपको पता है इमेज भी का बिहेवियर भी चेंज होता है। एक बार इमेज वर्चुअली बनती है, एक बार क्या बनती है, आपकी रियल बनती है। तो अगर वो रियल है मतलब वो पोल के किस तरफ है, लेफ्ट में। अगर पोल के लेफ्ट में हो तो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो V जो है वो आपकी नेगेटिव होगी। और साथ की साथ अगले केस में आप देखेंगे कि V आपकी यहां भी होती है, इमेज आपकी यहां भी बनती है। देखिए याद कीजिए, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F और P के बीच में रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, राइट में बनती है। अगर राइट में बनी तो पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव।
तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा उसके नेचर पे कि भैया वो रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि नेगेटिव लेंगे कब, जब वो रियल होगी, और पॉजिटिव लेंगे कब, जब वो वर्चुअल होगी। ठीक है, चलिए HO और HI। HO स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड HI स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द इमेज। अब इसको भी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए आप, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है एज अ स्टैंडर्ड। तो अगर मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानूं तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे u को आप हमेशा नेगेटिव लेंगे, ऐसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूमेरिकल दैट कम्स टू यू, चाहे वो कनकेव का हो चाहे वो कन्वेक्स का हो। ये दोनों आपके क्या रहेंगे, फिक्स, u नेगेटिव, HO पॉजिटिव। चलिए HI के बारे में बात कर लेते हैं। अब भैया वो तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर इमेज बन रही है वर्चुअल तब तो वो एक्सिस के ऊपर बनेगी, और अगर एक्सिस के ऊपर होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब इमेज में दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नीचे भी तो बन रही है जब रियल होती है। तो HI जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। कब होगा, जब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो HI है, हाइट ऑफ द इमेज, और जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वो पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको रे डायग्राम से रिलेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा, बट फिर से मैं आपको बात वही बोलने वाला हूं, रे डायग्राम। इसको सीख डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, ये चैप्टर पूरा आपकी टिप्स पे होगा अगर आपने रे डायग्राम सीखी है तो। रे डायग्राम को आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको अगर रे डायग्राम से आप उसको रिलेट कर पाए तो आपको सॉल्व करने से पहले ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि तब आप फिगर आउट कर पाएंगे ना कि आपकी इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट है, रियल है या इन्वर्टेड है। जैसे ही वर्चुअल इरेक्ट हुई तो आपका V भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और HI भी क्या हो गया, पॉजिटिव। सो दिस इज द वे टू क्रॉस चेक योर आंसर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर में जो आपका UV और HI HO होगा। साथ ही साथ F के ऊपर भी बात कर लेते हैं। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको पता है कि इसका फोकस जो है वो कहां बनता है, मान लो लेट सपोज करो यहां बनता है, बिकॉज सारी रेज जो हैं वो टकरा के वापस आती हैं। तो फोकस भी कहां बन रहा है, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे O से लेफ्ट हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो जब भी क्वेश्चन आपका आएगा कनकेव मिरर के ऊपर तो F को हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। इस टॉपिक में यही बताया जा रहा है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दी कन्वेक्स मिरर। इसमें क्या है मेरे पास, फिर से UV HI HO। U के बारे में बता दिया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भैया कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप लेफ्ट में रखोगे ना, लेफ्ट में रखोगे तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे ना, तो लो हमेशा नेगेटिव। ऐसे ही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। बहुत रेयर कभी चांस होगा, कोई स्पेशल केस होगा जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट नीचे कर रखा होगा, वरना 99.9% आपका हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऊपर की तरफ होगा। चलिए V के बारे में बात कर लेते हैं। अब कन्वेक्स मिरर जो है उसमें तो रे डायग्राम के केस ही दो हैं। एक तो आपकी फोकस भी बनती है, वो भी टुवर्ड्स द राइट। दूसरा आपका क्या बनता है, फोकस मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट आप आगे लेके आते हो तो इमेज आपकी छोटी बनती है, बट वो भी वर्चुअल बनती है, टुवर्ड्स द राइट। तो दोनों केस में वो क्या बन रही है, राइट बन रही है, मतलब क्या हो जाएगी फिर से पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीन नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कनकेव मिरर का है तो फिर आप ये वाली चीजें याद रखेंगे, कन्वेक्स का है तो आप ये चीजें याद रखेंगे। अच्छा, इमेज की हाइट वो भी आपको पता है कि हमेशा क्या बनती है, अबव द एक्सिस बनती है, वर्चुअल इरेक्ट अबव द एक्सिस, तो उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका इमेज। अच्छा, इमेज के बारे में मैंने आपको बताया, या ऑब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने आपको कि ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो पोल से किया जाए, और पोल किसके साथ सुपर इंपोज करता है, O के साथ। तो अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ X और Y याद है तो आपको ये भी करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसको पॉजिटिव लिया जाता है और किसको नेगेटिव लिया जाता है, और उसके बिहाइंड जो है वो रीजन क्या है। बुक्स में ये भी जिक्र है, यहां तो मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखा दिया कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन से रिलेट कर सकते हो, बट जो एक्चुअल लॉजिक बुक के अंदर दिया हुआ है वो लाइट की जो ट्रेवलिंग है उसकी डायरेक्शन को मद्देनजर रखते दिया हुआ है। अगर आप लाइट की डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस को मेजर करते हो, अब लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकलेगी तो वो ऐसे ट्रेवल करेगी,
तो जो भी आप चीज उधर मेजर करोगे वो पॉजिटिव, इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव। खैर फिलहाल हमारे पास ये ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है तो आप इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए जी, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो उनको आपको एक सिंपल से फॉर्मूले से सॉल्व करना है और वो आपका फॉर्मूला ये है वी, यू और एफ। वी को पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेना है, पीछे आपको स्लाइड में बताया गया, कार्टेशियन प्लेन के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। याद रखिएगा वैल्यूज पुट जब भी करनी है इसके अंदर, v की जगह पर, u की जगह पर, f की जगह पर, तो आपको करना क्या है, उनको उनके साइंस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ करना है। अच्छा, पीछे मुझसे एक चीज मिस हो गई और वो क्या थी, हमारा फोकस था, फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या होता है, फोकस कहां बनता है, हमेशा पीछे बनता है। तो कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन जब भी आएगा फोकस को हमेशा क्या लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। इसमें फोकस को आपने नेगेटिव लिया था, इसमें फोकस को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चलिए, मैग्निफिकेशन और हमारा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपका जो है सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। 1/v + 1/u = 1/f। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, आप इसको मॉडिफाई जरूर कीजिएगा। हालांकि मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें। कैसे मॉडिफाई करें, लेट सपोज कीजिए आपसे उसने v पूछी हुई है। क्या पूछा है, v। तो आप क्या कीजिए, यहां से इसको 1/v = 1/f - 1/u कर दीजिए। मतलब बिफोर पुटिंग दी वैल्यूज आप फॉर्मूले को मॉडिफाई कीजिए, आसानी होगी आपको। फिर क्या होगा, आप एलसीएम लोगे तो ये u ऊपर लिख दीजिए, -f हो जाएगा और ये u × f हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/v। अब यहां तक करके बच्चे वैल्यूज पुट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं और वो खुश हो जाते हैं। पर ये खुश होने वाली बात नहीं है भैया, क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया आपने। क्यों रॉन्ग कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू आपने 1/v की निकाली है, v की नहीं निकाली। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको एक स्टेप और लिख के v = ये ऊपर चला जाएगा 1/u(f) u - f। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्मूला। बस अब अगर u पूछा है तो यहां u आ जाएगा और यहां v आ जाएगा, ऊपर भी v आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और तो कुछ भी नहीं है। बाकी आप इसको ऐसे यूज करना चाहते हैं, आपको यही पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है मैग्निफिकेशन। अच्छा, इन दोनों से आपको मिलता क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब भी चेंज किया जाता है या उसको मिरर के सामने रखा जाता है तो उसकी इमेज बनती है। और इमेज को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो ये दोनों चीजें हैं, ये जो हमारा नेचर, साइज, पोजीशन हुआ करता था इमेज का, ये बेसिकली उसके लिए बनाई गई है। ठीक है, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ये बेसिकली आपको क्या बताती है, पोजीशन ऑफ द इमेज। क्वेश्चन में नहीं दिया तो फाइंड कर सकते हैं v। और जो मैग्निफिकेशन है ये किसके लिए है, नेचर और साइज के लिए, कि इमेज जो बनने वाली है उसका नेचर क्या होगा, क्या वो रियल होगी या वो वर्चुअल होगी, और उसका साइज क्या होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर होगी या ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बुक में जो है इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है माइनस और ब्रैकेट के मतलब ब्रैकेट यूज करी हो ना करी हो v/u लिख दिया। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये है कि प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो तो रिस्क नहीं लेने का और क्या करने का, यहां पे ब्रैकेट्स को जरूर यूज करने का, बहुत जरूरी है। माइनस साइन है, मुझे मालूम है माइनस साइन यहां है, बट जब मैं पेपर करने बैठूंगा तो उस टाइम पे मेरा प्रेशर बड़ा हाई होगा। और अगर मुझे बाई चांस v की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी होगी -20, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस माइनस पे ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली -20 लिखूंगा जो कि गलत होगा। यदि आप याद रखते हैं कि ब्रैकेट भी थी तब आपको याद रहेगा कि -20 यहां अंदर और एक माइनस साइन बाहर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है। तो एडवाइजेबल है कि आप ब्रैकेट यूज करो, क्या मसला है, 2 ब्रैकेट तो लगानी है, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो अपने अकॉर्डिंग। चलिए, अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, HI/HO और V/U। यहां पे कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। आपकी m मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अल्फाबेट स्मॉल m। तो मैग्निफिकेशन आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आपको इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो उसकी रेशो, या दोनों की हाइट दी हो उसकी रेशो। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट कुछ नहीं होने वाली बिकॉज ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज की क्या है, रेशो है। तो इससे पता लगने वाला है आपको नेचर और साइज। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि नेचर और साइज कैसे पता लगेगा, और इससे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग ही गया कि पोजीशन पता लगेगी। आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, आपको v मिल जाएगा। चलिए अब जरा फोकस करते हैं होली सोली हमारी मैग्निफिकेशन के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है उसका जो ये m है,
ये हमें दो चीजें बताता है, एक इसका होगा मैग्नीट्यूड और एक उसका होगा साइन। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो -1.6 है, तो इसमें माइनस साइन भी आ गया, 1.6 आपका नंबर भी आ गया। तो जो नेगेटिव साइन है या जो साइन है वो एक अलग कहानी बताता है, और जो ये मैग्नीट्यूड है 1.6 ये एक अलग कहानी बताता है। क्या कहानी बताता है? मैंने आपके साथ पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि भैया ये नेचर और साइज देगा, बताया कि नहीं बताया? तो ऐसे ही इसका जो साइन है वो इसका यहां पे साइन लिखा है मैंने, चलिए पहले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैग्नीट्यूड है इसका वो साइज बताएगा इमेज का। कैसे? मैग्निफिकेशन की वैल्यू या तो 1 से छोटी या तो 1 के बराबर और या 1 से बड़ी। इससे क्या होगा? इससे होगा यूं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो ये आपस में बराबर, मतलब जो ऑब्जेक्ट उतना ही आपका इमेज। अगर मैं इसको मिरर्स में रिलेट करूं तो ये कौन सा रे डायग्राम बनेगा? ये रे डायग्राम बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है। तो याद कीजिए इमेज भी कहां बनती है? सी पे, उसके नीचे बनती है। बनती कि नहीं बनती है? सेम साइज की बनती है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपकी 1 आएगी। ठीक है। अच्छा ये वाला कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जहां फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो इमेज बड़ी बनती है, तो मैग्निफिकेशन आपकी 1 से ग्रेटर आएगी। तो रे डायग्राम्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप हर चीज में रे डायग्राम्स को इंक्लूड कर सकते हो, जहां कुछ ना घुस रहा हो उसे रे डायग्राम को घुसा दो। ठीक है। चलो जी, यहां पे देखिए अब साइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी अगर पॉजिटिव साइन आता है, मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में आप फाइंड करते हैं और उसका साइन पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या बता रही है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और अगर वो नेगेटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, चेक कर लेते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना आपके पल्ले पड़ा। -1.6 लिख दिया मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ नेचर साइज के बारे में, तो भैया 90% बच्चे जो हैं ये बोलेंगे कि जी इसका साइज जो है वो तो ये वाला केस है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का ये रिलेशन है कि इमेज छोटी है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा है, क्योंकि -1.6 है ना। तो 90% बच्चे जो हैं यहां पे बुद्धिजीवी हैं, बाकी सारे मेरे जैसे हैं। ठीक है। तो बट आप गलत हो। तो जो मेरे जैसे थे वो सही थे, जो आप जैसे थे वो गलत थे। क्यों गलत थे? भैया मैंने आपको क्या बताया, -1.6 जो है उसमें साइन का अलग मतलब है और मैग्नीट्यूड का अलग मतलब है। जो नेगेटिव साइन है वो 1.6 को 1 से छोटा नहीं करने वाला। नेगेटिव साइन बताएगा कि जी वो रियल इन्वर्टेड है, और जो वैल्यू 1.6 है वो यहां फॉल करेगी। ये इस केस में इमेज रियल बनाएगा और बड़ी बनाएगा। तो ये कौन सा केस हुआ? अगर मैं रे डायग्राम से रिलेट करूं तो ये वो वाला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में रखा हुआ होता है, तो इमेज बड़ी ना बनती, रियल लिमिटेड बनती है और बड़ी बनती है। ये वो वाला केस है। ठीक है। तो ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। मैग्निफिकेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं तो प्रेशर बड़ा हाई होता है हमारे ऊपर, तो हम ये गलती अक्सर कर देते हैं। तो भैया -1.6 डजंट मीन कि वो 1 से छोटी है। माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड और 1.6 का मतलब कि वो 1 से बड़ी है, मतलब इमेज बड़ी बनने वाली है ऑब्जेक्ट से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा हमने इसका एग्जांपल ले लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। लेट सपोज कीजिए मैग्निफिकेशन जो है वो है आपकी +0.6। ये बहुत इजी है, अ वेरी इजी नट टू क्रैक। कैसे? पॉजिटिव साइन है, अब तो आपको आ भी गया होगा। साइन का पहले आप अलग से मतलब निकाल लो। पॉजिटिव है तो मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट, नेचर पता लग गया। 0.6 इसको 1 से कंपेयर करो। 0.6 1 से छोटा है तो क्या बनेगा आपका? ये आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के ऊपर खास ध्यान देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय।